हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 न्यू एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ेंगे। हम लोग सभी को पता है कि एनसीईआरटी का बुक काफ़ी लेट से आया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और सारी बातें जो होगी वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। यानी जो भी चेंजेस इसमें किए गए हैं वो सारे चेंजेस को हाईलाइट करके मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इट मीन्स हम लोग अर्थ के सरफेस का शेप कैसा है, किस शेप में बना हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, यानी उसके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और प्लेट्स का जो मोमेंट होता है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। उसी तरह से लैंडफॉर्म्स जो हैं, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स जो हम देख रहे हैं, प्लेट्यू है, माउंटेन है, प्लेन्स है, ये सारे बने कैसे हैं और इनको क्लासिफाइड करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, किस किस फैक्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बना और इसको क्लासिफाइड करने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है, यानी किस बेसिस पे हम लैंड को क्लासिफाइड करते हैं। देन आफ्टर इस चैप्टर में हम ह्यूमंस और अदर लिविंग बींग्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है लैंडफॉर्म से। इट मीन्स जैसे हिली स्टेशन पे रहने वाले लोग हो गए, या फिर गंगेटिक प्लेन्स में रहने वाले लोग हो गए, प्लेट्यूज में रहने वाले लोग हो गए, तो कैसे कैसे उन लोगों का क्या तरीका है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिजास्टर्स। इट मीन्स लैंडफॉर्म का इम्पैक्ट क्या लोगों पे पड़ता है, ये सारी चीज़ अलग अलग टॉपिक में दी गई है। तो चलिए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कहीं पे आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, फिर कहीं पर वाटर बॉडीज़ मिलेगा। इस तरह से वो क्या है, चेंज होते रहता है। और अर्थ सरफेस में काफ़ी सारे फोर्सेस हैं जो काम करते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी हमारा जो अर्थ सरफेस है वो सारे प्लेट्स पे डिपेंड है। और इस थ्योरी को हम लोगों को समझना है, जो कि अर्थ के क्रस्ट को धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करवाता है। और ये जस्ट मॉल्टन मेंटल के ऊपर है, क्रस्ट, मेंटल, देन कोर। तो कोर जो होता है वो अर्थ का सेंटर पॉइंट होता है, उसके जस्ट अबव मॉल्टन स्टेट होता है। ये इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ये कोर है, इसके ऊपर जो है मेल्टन है, कोर, मेंटल, और ये ऊपर का लेयर है क्रस्ट। तो इसमें जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, यानी मॉल्टन स्टेज में सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है। ये मोमेंट के कारण ही अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। सो दीज टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट इज द मेन कॉजेज ऑफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। सच माउंटेन्स, माउंटेन्स बनता है, वॉल्केनोज, प्लेन्स और वैलीज। अब इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये कैसे होता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स जो होते हैं वो लैंडफॉर्म्स के बनने में हेल्प करते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, जैसे अर्थक्वेक का आना नेचुरल है, वॉल्केनिक इरप्शन नेचुरल है। तो इसके कारण जो होगा कॉन्टिनेंट बनेगा, ओशियंस बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है, तो वीजे मॉर्गन, डब्ल्यू जे मॉर्गन। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी गिवन बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन। और ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अर्थ साइंस यानी कि ये इन्होंने पूरे अर्थ पे रिसर्च किया और तब जा करके ये टेक्टोनिक्स दिए।
इसमें उन्होंने बताया है कि हाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ का क्रस्ट का मूवमेंट कैसे होता है, ये उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा। द आउटर लेयर और द अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस बट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने क्लियरली ये कहा कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में बटा हुआ है, और ये सारे पीसेस को, ये सारे प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करते हैं। सेमी मोल्टन लेयर होते हैं इसके नीचे, यानी कि कुछ पिघला हुआ कुछ ठोस, इस तरह का इनके नीचे होते हैं। यानी पानी के ऊपर जस्ट एक प्लेट को अगर आप थर्माकोल के प्लेट को रख देंगे तो वो हल्का हल्का स्लोली स्लोली क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगा, जिस कारण से ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फिजिकल फीचर्स, नेचुरल फेनोमेना लाइक माउंटेन, अर्थक्वेक और वोल्केनो। जस्ट क्रस्ट के नीचे मॉल्टेन स्टेज का होना ही ये सारे फेनोमेना को कंप्लीट करता है। अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी अर्थ का जो लेयर है, कंप्लीट लेयर, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये एक लेयर है, जैसे ऑनियन अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एक लेयर होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, उसी तरह से अर्थ का भी लेयर है, जिसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट के बाद जो आता है वो मेंटल होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है कोर। अगर हम लोग क्रस्ट को मेंटल के अपर लेयर के साथ जोड़ दें तो वो बन जाता है लिथोस्फेयर। यानी कि ये क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर लेयर है, इसको हम लोग ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को अगर हम और नीचे जाएंगे तो वो बन जाएगा एस्थेनोस्फेयर। यानी जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे वाला जो एरिया होगा वो बन जाएगा एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो होता है सेमी मोल्टेन होता है, यानी कि कुछ चीज़ें तो पिघली हुई होंगी और कुछ चीज़ें क्या होगी, सॉलिड होगा, यानी लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होगा। एंड अलाउ द प्लेट्स टू मूव, और एस्थेनोस्फेयर में ही प्लेट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। इस पिक्चर में आप क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अर्थ को, ये फर्स्ट क्रस्ट, देन आफ्टर रेड वन मेंटल, और ये येलो वन कोर। अब कोर के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होगा वो होगा आउटर कोर, और अंदर वाला जो एरिया होगा वो इनर कोर। सेम एज नीचे वाला जो होगा वो होगा लोअर मेंटल, और ऊपर वाला जो होगा वो होगा अपर मेंटल। तो इस तरह से हम लोग 3 लेयर को डिवाइड करते हैं। अब आते हैं इस पिक्चर में, जिसमें आपका ये कॉन्टिनेंटल है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि ओशियन वाटर के नीचे भी हम लोगों को बेड्स देखने को मिलता है, जिसे सी बेड्स बोलते हैं। और इसको अगर बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट। इसका टोटल डेप्थ यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर तक, यानी ओशियन के 5 किलोमीटर और नीचे जाने तक हम लोगों को क्या मिल सकता है, सिर्फ क्रस्ट मिलेगा। और वहीं पे कॉन्टिनेंट के 30 किलोमीटर तक जाने तक हम लोगों को क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। देन आफ्टर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये मिलकर के बनता है लिथोस्फेयर। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है मेंटल, ये है आउटर कोर, और ये है इनर कोर। टोटल क्रस्ट से लेकर के कोर तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 6375 किलोमीटर, 6375 किलोमीटर। इनर कोर का जो लेंथ दिया हुआ है 1250 किलोमीटर, आउटर कोर 2200 किलोमीटर, मेंटल 2900 किलोमीटर, और लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। क्लियरली यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी कि क्रस्ट,
अगर हम क्रस्ट की बात करें तो कैसा होगा, थिकनेस होगा 30 to 40 किलोमीटर। अपर कॉन्टिनेंट में कितना होगा, 5 to 7। उसी तरह से एस्थेनोस्फेयर क्या होगा, हॉट होगा, बहुत गर्म। मोबाइल लेयर होगा पार्शियली मोल्टन रॉक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। आउटर क्या होगा, फ्लूइड लेयर, पूरी तरह से क्या होगा, आयरन और लिक्विड मोल्टन स्टेज में होगा। लिथोस्फेयर क्या होगा, रिजिड आउटर लेयर है जो अर्थ इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर मेंटल, यानी कि ऊपर से क्रस्ट से लेकर के मेंटल के ऊपरी सतह तक का एरिया को हम लोग बोलेंगे लिथोस्फेयर। मेंटल क्या होगा, जो सॉलिड, मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, ठीक है। और इनर कोर होगा जो जस्ट अबव ऑफ कोर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लिप्स ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड मूव वेरी स्लोली। इसका स्पीड इतना कम होता है, इतना कम होता है कि अगर हम एक साल में पूरा इसके मूवमेंट को देखें तो फ्यू सेंटीमीटर्स ही ये मूव करते हैं। यानी जैसे रोटेशन और रेवोल्यूशन हम लोग को पता नहीं चलता, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, सीजन को एंजॉय कर सकते हैं, डे और नाइट को देख सकते हैं। सेम चीज़ कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को हम लोग फील नहीं कर सकते, कई सालों के बाद हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मूवमेंट होते होते वो कहाँ आ गया, हमारे पास आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ही है जो ओशियनिक प्लेट्स को भी कैरी करता है। ओशियनिक प्लेट्स कैसा होगा, जो ओशियन फ्लोर होगा, यानी कि पानी के जस्ट नीचे जो होगा उसको बोलेंगे ओशियनिक प्लेट्स, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे होगा उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और मिक्स्ड प्लेट भी होते हैं जिसमें कुछ कॉन्टिनेंट का भी पार्ट होगा और कुछ ओशियन का भी पार्ट होगा। सो द पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, जिस तरह से हम लोगों ने कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया है उसी तरह हम लोग प्लेट्स को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेसिकली कॉन्टिनेंट है कहाँ, प्लेट्स के ऊपर। तो प्लेट्स को भी हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे। सो पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेन्स। इस पिक्चर में क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि किस कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। सो फर्स्ट है कन्वेक्शन करंट। ये क्या होता है? So, tectonic plates, movement of tectonic plates caused by the convection current in the mantle. It means ये कौन से लेयर में होगा, मेंटल में होगा। किस कारण से होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट होने के कारण मॉल्टेन मटेरियल जो होंगे वो होंगे क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाइल कूलर मटेरियल सिंक, और जो ठंडा होगा वो सिकुड़ जाएगा। और ये चीज़ कंटिन्यूस होने के कारण ये कन्वेक्शन करंट में चेंज हो जाता है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट को या तो पुश करता है या फिर पुल करता है, यानी कि खींचता है या फिर दूर करता है, और इस कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है। सो ये मेनली कहाँ होता है, मेंटल में होता है, ड्यू टू हीट। हीट के कारण ये क्या होते हैं, जो गर्म होते हैं वो बढ़ते चला जाता है मटेरियल, और जो ठंडा होता है वो शिंक हो जाता है, जिस कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड है प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज क्या है, द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। यानी ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो जब ये दोनों प्लेट आपस में मर्ज होंगे या किसी भी तरह से एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन, यानी इस प्लेट का ये एरिया, इस प्लेट का ये एरिया, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे प्लेट बाउंड्री। द फर्स्ट, सो प्लेट बाउंड्रीज में हम मेनली 3 टाइप्स के प्लेट बाउंड्रीज को पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के प्लेट बाउंड्रीज में पहला जो बाउंड्रीज होगा, नंबर 1 जो होगा, वो होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री।
जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ टकराते हैं, मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर आते हैं, तब प्लेट्स कोलाइड कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब वो फॉर्म करते हैं फोल्ड माउंटेन। यानी वो मुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, फोल्ड माउंटेन। यानी ये इस तरह से ऐसे उठ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में हिमालय। हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। और अगर कोई ओशियनिक प्लेट कोलाइड करता है तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चले जाते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक होता है। इसी तरह से सेकंड टाइप जो होता है वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट होता है कन्वर्जेंट और सेकंड होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, जिस कारण से दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है और इस स्पेस में मैग्मा फिल हो जाता है और यहाँ पे एक नया क्या हो जाता है, एक प्लेट बन जाता है। और मैग्मा के भर जाने के कारण यहाँ पे एक न्यू क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, जिसे मिड ओशियनिक रिज भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। नाउ डाइवर्जेंट के बाद जो थर्ड होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे प्लेट स्लाइड्स जो होते हैं एक दूसरे को बिना किसी डिस्ट्रॉय किए हुए मूवमेंट करते हैं, जिसमें अर्थक्वेक होता है। यानी कि ये है और ये है, ये किसी को एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा जिस कारण से अर्थक्वेक होगा। जैसे सैन एंड्रीज फॉल्ट इन यूनाइटेड स्टेट, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स को डिवाइड किया गया है। यानी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इट मीन्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक ही प्लेट में दिखाया गया है। और यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट। सो सारे प्लेट कैसे हो सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं या ओशियनिक हो सकते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट के नीचे होंगे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट और जो ओशियन के नीचे होंगे वो ओशियनिक प्लेट्स। इस पिक्चर में अर्थक्वेक के बारे में बताया गया कि किस तरह से अर्थक्वेक हुआ है। 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, उसके कारण काफी सारे डैमेजेस हुए थे। किस रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है और किसी किसी रीजन में अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? डिपोजिशन बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा है। सी ये सारे एरिया में। मड वॉल्केनो, यहाँ पे मड जमा हो गया है। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग और इरोजन क्या होता है कि ये लैंडफॉर्म्स बनाने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जिसे वेदरिंग और इरोजन बोलते हैं। या तो आप वेदरिंग बोल सकते हैं या फिर इरोजन बोल सकते हैं, डिफरेंट। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है हीट, रेन और एयर, विंड यानी। ठीक है।
सो यहाँ पे माउंटेन है, कार्व वैली है, फॉर्म प्लेन्स है, क्रिएट फीचर्स, कैप्स, ओके, रिवर डेल्टा, ये सारे स्टेप्स किसके कारण होते हैं? तो वेदरिंग और इरोजन के ही कारण होते हैं। पहले हम लोग वेदरिंग समझेंगे, देन आफ्टर हम लोग इरोजन को भी देखेंगे। अच्छा, अगर हम उसको टच करेंगे ना तब होगा ठक ठुक ठुक ठुक, अब नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि वेदरिंग रॉक्स क्या होता है। वेदरिंग रॉक एक प्रोसेस है जहाँ पे रॉक्स जो अर्थ सरफेस में फैले होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं, यानी उनके पीसेज जो होते हैं स्मॉलर होते चले जाते हैं। और ये सारे जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ब्रोकन मटेरियल बनाने में। सॉरी, वेदरिंग रॉक्स जो होता है ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ चट्टान, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ये मूवमेंट में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी वो टुकड़ों में बटेंगे और उसी जगह पे ही रहेंगे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, उनमें कोई प्लेस चेंजेस नहीं होगा। ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। किस तरह से बड़े बड़े रॉक्स टूटते हैं वो उसके 3 टाइप्स होते हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जो होगा फिजिकली चेंज होगा, यानी कि चेंजेस जो हो रहा है वो पानी के कारण हो रहा है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे विंड, हवाएं तेज चल रही है जिस कारण से ये चट्टाने क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। केमिकल वेदरिंग में केमिकल प्रोसेसेस जैसे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो रिएक्शन, वाटर, एयर, एसिड, ये सारी चीज़ों से रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे, इसको बोलेंगे केमिकल चेंजेस, केमिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होता है जैसे वो प्लांट्स के कारण, एनिमल्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जैसे कोई प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, वो चट्टान के नीचे जन्म ले लिया, अब वो धीरे 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 ये चट्टान है और ये ऐसे करके टूट गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो करते 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 ये बड़ा सा ट्री बन गया। तो इस प्लांट के कारण यहाँ 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 क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाएगी, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसी तरह से इरोजन, जिस तरह से वेदरिंग है वो भी इरोजन है। इरोजन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाते हैं, यानी वेदरिंग में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वही इरोजन में सॉइल, रॉक्स या जो भी सरफेस मटेरियल है वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और ये एक नेचुरल एजेंट है, इट मीन्स कोई इंसान जा करके उन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं, ये नेचुरल एजेंट है। जैसे वाटर, पानी के तेज बहाव में डस्ट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले गए, बह के चले गए, विंड उड़ के चले गए, इसी तरह वेव्स आ रहे हैं। तो लाइक दिस नेचुरल एजेंट्स क्या करते हैं, टूटे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। वेदरिंग्स के जैसे ही हम लोग इरोजन को भी सेवरल टाइप्स में बांटेंगे। फर्स्ट है वाटर इरोजन, जैसे नदियों से, समुद्र के पानी से, उनके वेव के कारण इरोजन होना। विंड इरोजन, तेज हवाएं जब चलाएंगे, जैसे सैंडी एयर में आप रेगिस्तान चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, तेज हवाएं जब चलती है तब एक जगह से दूसरे जगह। उसी तरह ग्लेशियर इरोजन, जब ग्लेशियर पिघलेगा या आइस जो है, आइस एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने साथ क्या करते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को भी उड़ा करके, बहा करके लेके चले जाते हैं। कोस्टल इरोजन, सी वेव्स के कारण जो कोस्टल एरिया के जो नियर बाई प्लेसेस होते हैं वो धीरे धीरे इरोडेड होते चले जाते हैं। तो इस तरह से वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, कोस्टल इरोजन।
इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया जाता है ये जो है विंड इरोजन है, यानी हवाओं से एक जगह से दूसरे जगह। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं रिवर वाटर के कारण, तो वाटर इरोजन है और ये विंड इरोजन है। वेदरिंग रॉक्स ह्यूमन पर्सन को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कराते जितना कि इरोजन कराते हैं। इरोजन का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में भी होता है, उसके ऑक्यूपेशन में भी होता है। जैसे फार्मर्स हैं तो उनका जो फर्टाइल सॉइल होगा वो टॉप सॉइल होगा, और ये टॉप सॉइल क्या हो रहा है, ये क्रॉप के ग्रोइंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन पानी के कारण, नदी के कारण, कोस्टल एरिया के कारण जब ये इरोजेड होते हैं तो जो टॉप लेयर होता है वही धुल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जो डिपोजिशन होता है वो कभी कभी घर के पास हो जाता है, रोड के पास हो जाता है, और इस तरह से काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ माइनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी रिस्क भी आ जाता है, तो ये जैसे फ्लड सिचुएशन होना, ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं। इसके कारण इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज़्म, फिशिंग, ये सारी चीज़ें क्या होता है, बहुत सफ़र करते हैं। इरोजन सर्फ जो अर्थ का सेप्स जो होता है, सरफेस का जो सेप्स होता है वो तो चेंज करते ही करते हैं, बट डायरेक्टली ह्यूमन लेबर और लिवलीहुड को भी इफेक्ट डालते हैं। अब बात करते हैं हिंदू सिविलाइजेशन की। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या था, जो सिंधु रिवर है आज के डेट में उसी को हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं, और पहले जो सिविलाइजेशन होता था वो नदियों के किनारे ही होता था। इसमें कुछ कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बताए गए हैं जिसमें काउंटर प्लगिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स और कैनल्स, ये वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसी तरह से कुछ संस्कृत टेक्स्ट भी बनाए गए जिसमें कृषि पराशरा, कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्पेशलाइज्ड टेरिटरीज ऑफ वृक्षायुर्वेदा, अर्थशास्त्र, इन सारे में लैंड असेसमेंट को कैसे कैटेगराइज किया गया, किस तरह से उसको फर्टाइल किया गया, उसकी फर्टिलिटी को और बढ़ाया गया, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी गई है। नागालैंड का जाबो सिस्टम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें हिल स्लॉप में सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए किस तरह से लोग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये नागालैंड के लिए नागालैंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसी में हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, सेडिमेंट्री डिपोजिशन को किस तरह से अलाउ किया जा सकता है। आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। टॉपिक है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इट मीन्स नेचुरल फोर्सेस के कारण भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो अर्थ सरफेस के बहुत सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, और जिसके कारण लेवल और स्मूथिंग में हेल्प होता है। लाइक इसमें हम लोग देख सकते हैं रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स और ग्राउंड वाटर, ये सारे मिल करके ग्रेडेशन का काम करते हैं। सॉइल्स, ये वैली और प्लेन्स बनाते हैं। ग्लेशियर स्केप कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड कार्विंग यू शेप वैली बनाते हैं, लाइक इस तरह से वैली बनाते हैं। विंड शेप डेजर्ट बाय इरोडिंग एंड डिपोजिट सैंड, तो यहाँ पे क्रिसेंट शेप बनता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं। सी वेव इरोड करते हैं तो वो क्लिप्स, बीचेस और बे बनाते हैं। ग्राउंड वाटर डिजॉल्व करते हैं तो लाइमस्टोन और केव्स वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से ये ग्रेडेशन का काम भी करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रनिंग वाटर। रनिंग वाटर किस तरह से, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, मेनली रिवर। ये किस तरह से काम करते हैं। रिवर वाटर अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रोसेस ऑफ इरोजन का एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और जो चीज़ बहते हुए एक जगह से दूसरे जगह जा करके वहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है, इसी को बोलेंगे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इसमें वी शेप वैली, वाटरफॉल्स और रैपिड्स, ये सारे जो होते हैं वो रनिंग वाटर के कारण ही होते हैं। इसमें
जो सबसे टॉप में जब पानी जिस जगह से पानी गिरता है उसको अपर कोर्स बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इस तरह से बात करें और यहाँ से पानी गिर रहा है तो ये अपर कोर्स होगा और ये मिडिल कोर्स होगा, ये अपर, ये मिडिल और ये लोअर, उसके बाद ये सी में मिल जाता है। सो इस तरह से अपर कोर्स के बाद जब ये मिडिल कोर्स में आते हैं तो ये मिएंडर बनाते हैं। मिएंडर मतलब रिवर इस शेप में बहती है, ऐसे ऐसे बहती है, तो इसी को बोलते हैं मिएंडर। देन आफ्टर ऑक्सबो लेक बनाती है। ऑक्सबो लेक क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो रिवर इस तरह से बहती है और कभी कभी फ्लो ज़्यादा होने के कारण जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं तो रिवर उधर नहीं जा करके सीधा ऐसे बहना शुरू हो जाती है और ये इस तरह का ये लेक अलग हो जाता है क्योंकि रिवर का पानी इस तरह से बहने लगता है। सो ये फ्यूचर में एक्स का शेप ले लेता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। यानी ये कटोरी के जैसा इस तरह से ऑक्स के बो में इस तरह से कुब्बर टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। देन आफ्टर ये जब स्लो डाउन हो जाता है तो ये फ्लड प्लेन्स भी बनाती है। इस तरह से डेल्टाज, लेवीज, एलुवियल फैंस ये सारे रनिंग वाटर के ही कारण बनते हैं। तो इस तरह से रनिंग वाटर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि लोगों ने जब सेटलमेंट होना शुरू किया था तो वो नदियों के किनारे ही वो लोग पहले बसना शुरू किए थे। सो इसलिए भी रनिंग वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने वाटरफॉल तो काफ़ी सारे देखा होगा। सो वाटरफॉल क्या होता है, जब एक लैंडफॉर्म से पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, वाटर रेनफॉल। ये क्या हो सकता है, स्टिफ क्लिफ और वर्टिकल ड्रॉप भी हो सकते हैं। और ड्रामेटिक फॉल यानी कि एक खूबसूरत, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और वहाँ पे ही ये फॉल्स बनते हैं क्योंकि इसे ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना होता है। वाटरफॉल सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ये लोगों को भी आकर्षित करने का काम करती है, जिसके कारण टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पे वाटरफॉल हो। इट मीन्स नेचुरल ब्यूटी। लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी, लोग जब बाहर से घूमने आएंगे या लोकल एरिया के भी लोग घूमने आएंगे तो वहाँ पे कई सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिस कारण से वहाँ का इकोनॉमी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और कुछ ऐसे वाटरफॉल होते हैं जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी होता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कर सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिक्रिएशन, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, सो कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन रीजन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए लोग जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, तो इस तरह से वाटरफॉल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियरली देख सकते हैं ये नंबर 1 रिवर है। अब ये रिवर यहाँ से जब डाउन आ रहा है तो नंबर 2 हार्ड रॉक, एंड यहाँ पे जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये गैप है, यानी कि ऊंचाई से लेकर के नीचाई तक के बीच में ये क्या है, गैप। उसके बाद प्लंग पुली, जो जहाँ पे जस्ट पानी गिरेगा उसको, और फिर ये रिवर के जैसा यहाँ पे बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल हर तरह से यूज़फुल है। वाटरफॉल के बाद आता है मिएंडर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मिएंडर क्या होता है, जब वाटर जो आता है प्लेन्स में, यानी कि मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स दोनों में हो सकता है, ये मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स दोनों में हो सकता है, और ये किस शेप में होगा, इस शेप में होगा, इस तरह से होगा। पिक्चर में यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सो ये है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ऑक्स, ये जो कर्व एरिया है यही हो जाता है ऑक्सबो लेक, यानी पानी यहाँ से बहना शुरू कर देता है, ये एरिया से पानी डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करके इस तरह से बहना शुरू कर देते हैं और ये एरिया कट करके बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक।
नंबर 2 स्टीप बैंक, ये बैंक है यहाँ पे। 3 नंबर में रिवर, और फिर नदियाँ क्या होती है, स्मूथली बहने लगती हैं। एंड 4th में है बार। सो डाउन होगा तो डाउन और अप होगा तो स्लो, इस तरह से मिएंडर फॉर्म होता है। डेल्टा, डेल्टा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से ट्रिब्यूटरीज मिल करके एक नदी को लार्ज स्ट्रीम में चेंज करती है, उसी तरह से समुद्र में गिरने से पहले नदियाँ अपने बहाव को डिवाइड कर लेती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज एक डेल्टा के फॉर्म में तैयार हो जाता है, जो रिवर माउथ, यानी कि जहाँ पे रिवर समुद्र में गिरने वाली होती है उसको रिवर माउथ बोला जाता है। सो माउथ ऑफ द रिवर ये सी, ओशियन, लेक में डिपॉजिट होने से पहले क्या करती है, जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं उसको जमा कर देती है, और ये धीरे धीरे जो डिपॉजिट है वो एक ट्राइएंगुलर शेप में बन जाते हैं, यानी ये इसका शेप इस तरह से कुछ हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। और डेल्टा जो होता है वो हाईली फर्टाइल होता है, क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा के लेके आती है वो मेजरली क्या होता है, एलुवियल होता है, और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी आइडल माना जाता है, और क्रॉप्स के लिए भी, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल में ही कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ये फ्रेश भी हो सकता है और सॉल्टी भी हो सकता है पानी, क्योंकि ये समुद्र से जस्ट सटा हुआ एरिया होता है, तो यहाँ का पानी कैसा हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है। कुछ यहाँ पे जो डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ट्रेड भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया में फैला होता है। लेकिन कुछ जगहों पे ये इफ़ेक्ट भी करता है, यानी कि जो नियर बाई, डेल्टा के नियर बाई एरिया में रहते हैं लोग, उन्हें फ्लड सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सी वेव्स आते हैं, ये सारे के कारण उनका लाइफ क्या हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, आइलैंड है और सी है। तो ये रिवर है, ये मेन स्ट्रीम है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फैल गया, यहाँ से यहाँ तक फैल गया, और यहाँ पे ये ओशियन में जा कर के मिल गया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरीज इसको बोला जाता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ये पिक्चर में छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा होता है। ये सुंदरवन डेल्टा का एक सैटेलाइट पिक्चर है, इसको आप क्लियरली आप देख सकते हो कितना बड़ा डेल्टा है। यानी कि डेल्टा जो फॉर्म होगा वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, लेकिन ये इतना बड़ा होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये देखिए, ये सारी जो हैं ये रिवर्स हैं, और समुद्र में जाने से पहले ये सारे रिवर बने हुए हैं। तो ये लोग आते हैं वेव्स और करंट। सो वेव्स और करंट क्या होता है, जो ओशियन के सरफेस एरिया में जो हम लोग देखते हैं मूविंग, यानी वाटर हमेशा क्या होता है, उसमें मूव करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहता है। तो जिस स्पीड में वो मूव करता है उसी को बोलते हैं हम लोग करेंट्स। ठीक है, ये मेजरली कहाँ देखने को मिलता है, तो कोस्टल एरिया में। ठीक है, और ये लैंड को रीशेप करने का भी काम करता है। वेव्स, करंट क्या करते हैं, ये बड़े बड़े क्रिएट्स ऑफ रेंज ऑफ लैंड फॉर्म्स, जैसे कोस्टलाइन बनाना, बीचेज बनाना, सैंड बार्स, सी क्लिफ्स, सी केव्स, आर्चेस और स्टक्स। ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं, तो सी वेव्स और करेंट्स के कारण होते हैं। बीच किसको बोलेंगे, तो बीच में जैसे सैंड है, पेबल है, यानी समुद्र के किनारे का जो एरिया है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने मिलेंगे। कुछ रॉक्स भी वहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये समुद्र है और समुद्र के जस्ट ये समुद्र है, और ये वाला एरिया जो होगा जहाँ पे पेबल, सैंड है, ये सारे चीज़ जो सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसका कंप्लीटली डिपोजिशन होता है, और इसी को बोलते हैं बीच, जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं बीच पे। ठीक है, के किनारे जो भी एरिया होता है वो अगर आप देखेंगे तो ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। ये बढ़ावा देता है फिशिंग के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, लोकल इकोनॉमीज़ के लिए,
ठीक है। सैंड और सेल्स का कलेक्शन करने के लिए वो कलेक्शन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो इस तरह का काम कहाँ पे होता है? तो बीचेज़ में होता है। तो ये एक नेचुरल बैरियर का भी काम करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लैंड एरिया है और यहाँ पे बीचेज़ है, तो ये दोनों के बीच में ये बाउंड्री का काम कर रहा है, ठीक है। एंड कोस्टल इरोजन हेल्पिंग द सेफ गार्ड ह्यूमन सेटलमेंट नियर द कोस्ट। जो ह्यूमन यहाँ पर अगर ह्यूमन रहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बीच है, ये ओशियन है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? लोगों को बचाने का भी काम कर रहा है, सेफ गार्ड का भी काम कर रहा है। नंबर 1 बीच, इसको हम लोग बीच बोलेंगे, ये समुद्र है और ये वाला एरिया जो होगा बीच होगा। बे बोलेंगे यानी कि ये कर्व एरिया होगा, जैसे हम लोग का इंडिया है इस तरह से, और इधर आप इस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, तो ये तीनों साइड क्या है? लैंड मास से घिरा हुआ है। ये इस तरह से कर्व घिरा हुआ है, इस कारण से इसको बोलेंगे बे। ये हो गया सी, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद है हेडलैंड, यानी कि कुछ एरिया जो इस तरह से निकल जाता है, इस तरह से निकल जाता है, इसको बोलेंगे हेडलैंड। सैंड बार, यानी कि यहाँ पे बालू इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारा एरिया जो हो जाएगा सैंड बार हो जाएगा। फ्री एंड, यानी कि ये एकदम अंतिम छोर है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो ये जो कॉर्नर वाला जो एरिया होगा इसको बोलेंगे फ्री एंड। और 7 रिवर, यानी कि ये पूरा ओशियन है और यहाँ से छोटा सा नैरो वाटर एरिया है, इसको बोलेंगे रिवर। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग बीच, बे, सी, हेडलैंड, सैंडबार, फ्री एंड और रिवर देख सकते हैं। इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये हेडलैंड है, ये एरिया। सी आर्क, यानी कि करेंट्स और वेव्स के कारण क्या होता है कि कुछ जगहों पे इस तरह से आर्क बन जाते हैं। इधर से उधर आप देख सकते हैं, उधर पानी का एरिया दिख रहा है और यहाँ पे ये लैंड एरिया है और ये बीच में खाली जगह है, इसको बोलेंगे सी आर्क। सी स्टक, यानी कि एक जगह पे इस तरह से लंबा सा आपको लैंड एरिया देखने को मिल रहा है। हाई टाइड लेवल, यहाँ पे हाई टाइड लेवल है, यानी कि यहाँ का टाइड, ये पिक्चर में आप और क्लियरली, और ये लो टाइड, यहाँ पे लो टाइड, यहाँ आप खड़ा रहेंगे तो यहाँ पे ऊंची ऊंची टाइड्स आएंगे और यहाँ पे नीचे नीचे टाइड्स आएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ये आर्क है, क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ से इधर से ऐसा लग रहा है जैसे टनल बना हुआ है। तो ये सारे वेव्स और करंट के कारण ही फॉर्मेशन होता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ग्लेशियर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर जहाँ पे मेनली क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वो पूरे स्नोफॉल से घिरा होता है, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर। कॉमन लैंड फॉर्म जो होता है वो ग्लेशियर इरोजन, इसमें यू शेप, अगर ग्लेशियर का इरोजन होगा तो कौन कौन सा शेप बनेगा? यू शेप वैली बनेगा, यानी इस तरह से वैली बनेगा, ठीक है। देन सर्कस, यानी बाउल शेप, कटोरे के जैसा आकार का, ऐसा। उसके बाद आर्टस, यानी कि रिज बिटवीन वैली, एक तरफ ये ऊंचा है, ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें पिक्चर में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ये। ये नंबर 1 आरटी। अब यहाँ से जो डाउन, यहाँ पे जो पानी आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये है आपका सर्क्यू, और यहाँ से जो पानी पास होगा, ये वाला एरिया यहाँ से, इसको बोलेंगे पास। ये देखिए, ये यहाँ पे है आरटी, ये यहाँ पे है ग्लेशियर, तो ये बोलेंगे सर्क्यू, और ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा पास। एक और पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, जिसमें ग्लेशियल आइस, यहाँ पे ये पिघला हुआ आइस, और ये धीरे धीरे पिघलते पिघलते इस लैंड फॉर्म में बहते हुए आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए यू शेप वैली, यहाँ यू शेप, इस तरह से यू शेप बन रहा है,
और ये क्या है, ग्लेशियर है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यानी यहाँ जो पानी होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, स्नोफॉल होता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। लेकिन ये पानी कैसा होगा, काफ़ी फ्रेश वाटर होगा। ग्लेशियर आर क्रूशियल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जैसे हम लोग कहते हैं ना रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है, उसी तरह ग्लेशियर भी जो होगा वो होगा फ्रेश वाटर। इसमें फीडिंग रिवर्स, यही ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो रिवर में क्या होता है, पानी आता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर द पेरेनियल रिवर, उसमें सालों भर क्या होती है, पानी रहती है। और ये इसके जो डाउन स्ट्रीम में रहेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाएगा, क्योंकि इस टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, सो मेनी थिंग्स है जिस पे लोग डिपेंड। मोरेन्स, ये एक लैंड फॉर्म है जो किससे बनता है, तो डिपोजिशन ऑफ रॉक, रॉक के डिपोजिशन से, सॉइल के डिपोजिशन से और टिल्स के डिपोजिशन से। और ये लाता कौन है, तो वो लाता है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के कारण, ड्यू टू द ग्लेशियर द डिपोजिशन क्रिएट द मोरेन्स। ये बेसिकली क्या होता है, लैंड फॉर्म होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरेन्स। मोरेन्स में भी अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट है लेटरल मोरेन्स। ये क्या होगा, साइड ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के जस्ट साइड वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे लेटरल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स, जब ग्लेशियर खत्म होने वाला रहेगा तब, यानी थोड़ी दूरी पर। और मीडियल मोरेन्स, यानी जहाँ पे दो ग्लेशियर मिलेंगे, मीट टू ग्लेशियर्स, ठीक है। यहाँ पे लेटरल मोरेन्स क्या होंगे, जॉइंट इन द मिडिल, तो इसको बोलेंगे। इस तरह से पिक्चर में हम लोग समझते हैं। ये देखिए, सारे पिक्चर्स रहने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है। सो लेटरल, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो ये हो गया लेटरल। ग्लेशियर, ये सारा ग्लेशियर है। मिड मोरेन, यानी यहाँ से एक आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, ये दोनों के जगह में बीच में जो जगह है ये मिड मोरेन है। नंबर 4 इधर भी ग्लेशियर है, यानी ये नंबर 2 और नंबर 4 क्या है, ग्लेशियर है। और इधर से ग्लेशियर आ रहा है, तो इसको बीच वाले जगह को हम लोग मिड मोरेन बोलेंगे, ये वाला एरिया। नेक्स्ट है टर्मिनल मोरेन। अब ये इस जगह पे हो जाएगा टर्मिनल मोरेन, और ये है फिर रिवर। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एरिया और यहाँ पे ग्लेशियर है। बाद जो एरिया है, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे विंड इरोजन। वाटर इरोजन के बाद विंड इरोजन। विंड इरोजन कब होता है, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड आता है, मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक लेयर को उठा करके दूसरी जगह ले जा सके। तो जब कोई भी सॉइल या सैंड का लेयर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाएगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लैंडस्केप्स बनेगा। सो ये क्या बनते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, सैपिंग्स बनाते हैं, ठीक है। और काफ़ी तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जिसमें यार्डंग्स। सो ये क्या कहते हैं, रॉक रिज्ड कार्व बाय द, ये इस तरह से यहाँ पे वेंटिफैक्ट। सो रॉक पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय द सैंड ब्लास्टिंग। डिफ्लेशन, पिक्चर और में यार्डंग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप्स बना हुआ है। ये सेकंड विंड, ये हवाएं चल रही है इधर से। हार्ड रॉक, ये हार्ड रॉक है, ये इस तरह से हार्ड रॉक है। और यहाँ पे जो है बार बार हवाएं के कारण ये धीरे धीरे टूटते जा रहे, तो ये सॉफ्ट रॉक हो गया। और फिर से ये हार्ड रॉक है, तो यानी इधर भी हार्ड रॉक है जो नहीं टूटा, इधर भी हार्ड रॉक है जो नहीं टूटा, और ये टूट गया, तो ये है सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट चीज़ें जल्दी टूट जाती है, सॉफ्ट इंसान भी जल्दी टूट जाता है, सही है। जिसके हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से विंड पास हो रहा है, ये हवाएं चल रही हैं। ओएसिस,
ये इस तरह से कर्व एरिया, ब्लॉन सैंड, यानी ये हवाओं के कारण क्या हो रहा है, उड़ करके दूसरी जगह जा रहा है। एंड दिस इज द वाटर टेबल, और ये क्या है, वाटर टेबल। ये वाला ये एरिया जो है वाटर टेबल है। ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है वाटर टेबल, जहाँ पे पानी है, ठीक है। हॉलोज और ब्लो आउट्स, ये क्या होता है, ये शैलो डिप्रेशन फॉर्म वेयर लूज मटेरियल इज रिमूव्ड। जब कोई भी लूज मटेरियल यानी टूटा हुआ होता है या बारीकी से होता है, जो सॉफ्ट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, उड़ करके चला जाता है, जिसको बोलते हैं हॉलोज और ब्लो आउट्स, जो उड़ करके जा रहा है कहीं और। डेजर्ट पेवमेंट्स, ये फ्लैट सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फाइनल पार्टिकल्स ब्लोन अवे। सपोज कीजिए ये लैंड एरिया है और यहाँ पे ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं और ये हवा से उड़ करके यहाँ आ गए। अब ये जो लैंड बच गया, ये इसके गायब होने के बाद ये जो लैंड एरिया बच गया, इसी को हम लोग बोलेंगे डेजर्ट पेवमेंट। नेक्स्ट है सेटलमेंट पैटर्न्स, यानी कि एरिड रीजन है, अब वहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा है। सो वहाँ पे कैसे हो रहा है, टूरिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड टू यूनिक डेजर्ट लैंडस्केप, बहुत सारे लोग रेगिस्तान जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट है ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है, ड्यून्स आर हिल्स एंड रीजेस ऑफ द सैंड फॉर्म बाय द विंड, यानी कि विंड के एरिया में जैसा ये एरिया है और यहाँ पे इस तरह से बन गया ड्यू टू द डिपोजिशन, इसको बोलते हैं ड्यून्स। ड्यून्स में बर्चन्स ड्यून्स होते हैं जो क्रिसेंट शेप में होते हैं और लिमिटेड सिंगल विंड डायरेक्शन, यानी कि हवाएं हमेशा एक ही डायरेक्शन में उड़ती रहती है और यहाँ का डिपोजिशन यहाँ, यहाँ का डिपोजिशन यहाँ, तो इस तरह से ड्यून्स बनते चला जाता है इस तरह से। इसी को बोलते हैं बर्चन्स ड्यून्स, जो क्रिसेंट शेप में, ये देखिए ये क्रिसेंट शेप में बना हुआ है। कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ये सैंड एरिया है और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ये सैंड एरिया है और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, हमेशा एयर इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है और यहाँ पे सैंड इकट्ठा हो रहा है, जो बर्चन्स ड्यून्स बना दिए। फिर है ट्रांसवर्स ड्यून्स, इस तरह से कभी इधर ऊंचा कभी इधर ऊंचा, लाइक दिस। स्टार ड्यून्स, ये देखिए इधर से इधर से इधर से इधर से, तो बहुत सारे एजेस हैं। अंडरग्राउंड वाटर, अब हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। Underground water is especially area in limestone and soluble rocks create unique landform called karst topography। ये एक तरह का केमिकल वेदरिंग और इरोजन में आता है, जो किस रॉक्स के अंदर होता है, तो लाइमस्टोन और सोल्यूबल रॉक्स, और ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्स्ट टॉपोग्राफी। अंडरग्राउंड वाटर के कारण कुछ शेप्स जो बनते हैं, जिसमें केव्स, पिक्चर से हम लोग समझते जाएंगे। ये आपका नंबर 1 स्टेलेक्टाइट है, यानी कि ये अंदर में यहाँ पे वाटर है और इसके कारण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये पिलर है। थर्ड, ये यहाँ पे आपका केव है। स्टैलेग्माइट नंबर 4, ये स्टैलेग्माइट है नीचे की ओर से उभरा हुआ, और केव माउथ, ये माउथ है। सो इस तरह से ये अंडरग्राउंड क्रिएशन हो रहा है। सो ड्यू टू द अंडरग्राउंड वाटर सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। सो दीज आर द लाइक केव, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और सिंकहोल्स और डोलाइंस। ये अंडरग्राउंड रिवर का एक पिक्चर है। पिक्चर में देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पिक्चर है, और ये ऊपर लैंड मास एरिया है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये ऊपर लैंड मास है, नीचे लैंड मास है, और बीच में ये होल है। और ये किसके कारण हो रहा है,
सो अंडरग्राउंड रिवर वाटर के कारण हो रहा है। और ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ह्यूमंस के लिए। जैसे पुराने टाइम में जब सेटलमेंट्स के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो ये केव्स में लोग रहते थे, और यही केव्स के अंदर फ्रेश वाटर भी मिल जाता था। और टूरिज्म के लिए भी अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आते हैं। जिस जगह पे ये होता है वहाँ का कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को भी दर्शाता है। सो इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर हर तरह से काफ़ी यूज़फुल है। टॉपिक्स के बाद जो हम लोगों का आता है वो है लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर्स। सो बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हैं जो हम लोगों को डे बाय डे देखने को मिलता है। सो इसको भी हम लोगों ने कुछ टाइप्स में बांटा है, 4 सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स। सो वन बाई वन हम लोग डिजास्टर्स को भी देखेंगे। डिजास्टर्स एक नेचुरल फेनोमेना है जो किसी भी नेचुरल फैक्टर्स के कारण, एलिमेंट्स के कारण, एक्टिविटी के कारण होता है, जिसमें फर्स्ट आता है लैंडस्लाइड, यानी जिसको हिंदी में भूधसान बोलते हैं। और ये कब होता है? जब नेचुरल और ह्यूमन, सम ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो मेक स्लोप अनस्टेबल, किसी ढलान में वो अनस्टेबल है और पूरा का पूरा क्रस्ट एरिया जो है वो क्या हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गया है, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये हमेशा हैवी और कंटिन्यूअस रेनफॉल, यानी जब बारिश बहुत तेज होगी और लगातार बारिश होगी, ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड का कारण है। दूसरा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड शैकिंग होता है, यानी कि पृथ्वी के हिलने के कारण ये वीक पड़ जाता है और जिस कारण से लैंडस्लाइड हो जाता है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का लगातार कटना, अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि आप अंडरग्राउंड अपर लेयर छोड़ करके आप अंडर में एक माइनिंग का काम कर रहे हैं, तो अचानक से अपर लेयर धंस जाता है, जिसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, हिल स्लाइड डिस्टर्ब। सो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो ह्यूमंस करते हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी पुअर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी के बहाव को सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण भी लैंडस्लाइड हो जाता है। ये पिक्चर है और यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। ये इस जगह पे, ये यहाँ पे रोड है और यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है और ये रोड पूरी तरह से टूट चुका है। इस तरह से ये स्लोपी एरिया या हिल एरिया में ये ज़्यादातर देखने मिलेगा। हमारे इंडिया में उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एवलांचेस। ये मेजरली कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे स्नोफॉल होगा, माउंटेनस एरिया होगा, और ये स्ट्रिप में अचानक से कोई एक्स्ट्रा वेट हो जाना या अनस्टेबल हो जाना या फिर अचानक से टेम्परेचर का बढ़ जाना, जिसके कारण पार्शियली मेल्टिंग, यानी कि स्नोफॉल का पिघल जाना, और फ्रिक्शन में कमी होने के कारण ये ऐसा होता है। सो ये कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड के भी कारण होता है और ये अनइवनली होता है। सो काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेगाइल लेयर्स, इट मीन्स ये डैमेज करता है। और कुछ कारण तो अर्थक्वेक भी होते हैं, वाइब्रेशन भी होते हैं, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, लाइक स्कीइंग, ट्रैकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑन माउंटेन एरियाज,
सो ये सारी चीज़ें होने के कारण जो होता है, जो स्लोपी एरिया जो स्नो से कवर्ड होता है वो अचानक से फ्रिक्शन लूज कर देता है, और जिस कारण से एवलेंचेस होते हैं और बड़े बड़े स्नो सीट्स एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये एवलेंचेस देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस तरह से जो टूरिस्ट होते हैं मेनली वो घूमने जाते हैं, लेकिन एवलेंचेस के कारण इनकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है ग्लोफ, GLOF। इसका मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें लेक एरिया में जो अचानक से फ्लड सिचुएशन आना, जब ग्लेशियर पिघलता है तो भारी मात्रा में जो वाटर होता है वो लेक के किनारे अचानक से बहना शुरू कर देता है। इसमें कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर का अचानक से बढ़ जाना, वाटर लेवल का बढ़ जाना। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघलेंगे, पिघलेंगे तो वो पानी का रूप ले लेंगे, और पानी का जब रूप ले लेंगे तो नेचुरल डैम्स जो बने हुए हैं उसमें भी बहुत सारे पानी भर जाएंगे, मोरेन्स पानी से भर जाएगा। कभी कभी हैवी रेनफॉल होने के कारण, स्नोफॉल होने के कारण भी वाटर का लेवल क्या हो जाता है, एक्सेस बढ़ जाता है। इन सब के अलावा अर्थक्वेक, एवलेंचर्स, लैंडस्लाइड्स भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और लेक के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो क्या होता है, सडन कोलैप्स हो जाता है, वहाँ पे फ्लड सिचुएशन आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ ग्लेशियल लेक जो फ्लड सिचुएशन आता है उसी को बोलते हैं ग्लोफ्स। इसको इस पिक्चर में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए, ये एरिया है और यहाँ पे पानी बह रहा है, इस तरह से यहाँ पे फ्लड सिचुएशन आ चुका है। नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म्स बेसिकली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण होता है, और जब वह स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो ये लूज, ड्राई और सैंड जो होते हैं वो हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से बहना, उड़ना शुरू कर देते हैं। और ये डस्ट स्टॉर्म कॉमन इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड एरिया। बिल्कुल, अगर गीली मिट्टी होगी तो वो हवा में नहीं उड़ेगा, तो जहाँ पे सूखा होगा, सेमी एरिड एरिया होगा, बेसिकली डेजर्ट एरिया होगा, वहीं पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस कारण से डिफॉरेस्टेशन के कारण से वेजिटेशन कवर, ओवरग्रेजिंग, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस और लीव्स द लैंड एक्सपोज्ड, यानी खुला लैंड आप छोड़ दे रहे हो, ओवरग्रेजिंग कर रहे हो, पेड़ों की अचानक से कटाई कर रहे हो, तो इन सारे कारणों से डस्ट स्टॉर्म आता है। कभी कभी क्लाइमेटिक चेंजेस भी और वेदर कंडीशन भी मैटर करता है, और इस कारण से ये फ्रिक्वेंटली क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इट मीन्स इस इंटेंसिव डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलता है। ये पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्ट है। तो हवाओं में धूलकण का आना ही डस्ट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग जो बोलते हैं, यानी एक फ्रेश एयर होता है, और जब उसमें डस्ट होता है, सैंड होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आंधी, स्टॉर्म। सो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में एक चीज़ समझा कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट लेयर है उसमें वाटर बॉडीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस नेचुरल और ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण हो रहे हैं। सो नेचुरल जो फेनोमेना होता है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ डीपली कनेक्टेड विद द लैंडफॉर्म्स। बिल्कुल, जैसा लैंडफॉर्म्स होगा वैसा क्लाइमेट होगा, रिसोर्सेज होंगे, ऐसा सेटलमेंट्स होगा। जैसा हार्श एरिया होगा, डेजर्ट एरिया होगा, काफ़ी कोल्ड एरिया होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। जो मॉडरेट होगा वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगा, नदियों के किनारे सेटलमेंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से, और
काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे जिसके लिए मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद आवर प्लानिट। हमारे प्लानिट में जो भी हम लोग अपने एक्टिविटी के कारण चेंजेस लाते हैं, इसको कंट्रोल करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अभी एनसीईआरटी का जो भी न्यू चैप्टर्स आए हैं आपको लगातार देखने को मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच।